हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। इस वीडियो की PDF फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में डिटेल क्विज प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो की डिटेल PDF या डिटेल नोट्स कहें वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, एमजेटी एजुकेशन के नाम से है, और वहाँ पर आपको वन लाइनर और डिटेल नोट्स दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अगला, ICC ODI विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। देखिए दोस्तों, 22 मार्च को सबसे पहले विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसके बाद 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया था कि आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे समझना है कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, या कहें बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तब पृथ्वी जब अलग हुआ तो एक धधकता गोला था आग का, ठीक है। इस पर हजारों वर्षों तक लगातार बारिश हुई। तो बारिश हुई, इसके बाद ये जमीन का रूप लिया। जो स्थल वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये बाद में आया हजारों वर्षों तक की बारिश के बाद। इसके बाद धीरे धीरे इस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब आने शुरू हुए धीरे धीरे। तो यानी कि सबसे पहले बारिश हुई, बारिश होने के बाद पृथ्वी बना, पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, पृथ्वी का धरती का निर्माण हुआ। इसके बाद इस पर जीव जंतु है। आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर लगाना है। पहले मार्च आता है तो 22 मार्च को सबसे पहले विश्व जल दिवस याद रखना है। फिर एक महीने बाद 22 अप्रैल आता है, तब समझ लीजिए पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी आई, जीव जंतु आए, ठीक है, वनस्पतियाँ आई, तो ये बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो एक साथ आपको तीनों दिवस याद हो जाएंगे, ठीक है। 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया ही जाता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसकी थीम है इस बार की, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ये हिट कोविड ऐप क्या है? ये ऐप दोस्तों इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे जो होम आइसोलेशन में जो कोविड के मरीज रह रहे हैं उनकी निगरानी की जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ वो रिकवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रैक किया जाएगा। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए दोस्तों जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो मेडिकल की टीम है, गांव गांव जा कर के, घर घर जा कर के, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, या फिर नर्स हों, तो ये सभी घर घर जा कर के मरीजों का दौरा करेंगे। उनका रिकॉर्ड जो है वो इस एप्लीकेशन पर अपडेट करेंगे, ठीक है, जो भी स्टेटस होगा। और इस एप्लीकेशन को जिला वाइज बोले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों ये एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा और भेजा जाएगा राज्य सरकार के पास, जिससे राज्य सरकार अच्छे से निगरानी कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होगा इस ऐप के तहत, हिट कोविड ऐप के तहत। इस ऐप की सराहना दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिट कोविड ऐप जो है इसको अपडेट करा करके पूरा नेशनल लेवल तक लॉन्च किया जाएगा, यानी पूरे भारत में लॉन्च कराया जाएगा। अभी ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। हिट में HIT का मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैक्स, ठीक है, यानी होम आइसोलेशन में जो कोविड के पेशेंट रह रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए बिहार आया है। बिहार देखिए मैप में ये रहा बिहार। पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने 7वीं बार चुनाव जीता है। 7वीं बार ये मुख्यमंत्री का चुनाव जीता है इन्होंने, और ये 4 बार लगातार CM बने हैं।
जिनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान जी। बिहार देख लीजिए मैप में अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो बिहार अपना बॉर्डर यूपी से और पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था तो इससे भी बॉर्डर शेयर करता है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार अलग हुए थे। बिहार में दोस्तों एक कोसी नदी बहती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, अच्छा, कल मैंने आपको भारत के राज्य पर वीडियो दी हुई थी जिसमें ऐसे ही भारत के सभी राज्यों के बारे में डिटेल जानकारी आपको बताई गई थी। कुछ और भी इसी प्रकार की वीडियोस की डिमांड है आप लोगों की, कल मैंने कमेंट्स पढ़े, वो वीडियोस भी धीरे धीरे करके आएंगी। जैसे सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरीज का हुआ, चीफ जस्टिस का हुआ, ठीक है, नेशनल पार्क के हुए, ये सभी वीडियोस भी आने वाले समय में आएंगी। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने वैश्विक टीकाकरण के लिए $50 बिलियन की घोषणा की? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी IMF ने दोस्तों वैश्विक टीकाकरण के लिए, ग्लोबल वैक्सीनेशन के लिए $50 बिलियन की घोषणा की है। $50 बिलियन देने की घोषणा की है। इसके तहत IMF ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इसके थ्रू इसने बताया है कि अगर $50 बिलियन का खर्च करके ग्लोबल वैक्सीनेशन कराया जाता है तो 2021 के अंत तक ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% हिस्सा जो है वो कवर अप हो जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएगा। और अगर यही प्रोसेस जारी रखते हैं तो 2022 के हाफ तक में, फर्स्ट हाफ में, यानी 2022 की पहली छमाही में ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% हिस्सा जो है ये कवर हो जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएगा कोविड की वैक्सीन से। ओके, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसकी घोषणा की है। IMF क्या है? IMF दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया करता है। ध्यान रखिएगा, अगर थोड़े समय के लिए लोन देना हो किसी कंट्री को, किसी देश को, तो फिर IMF देता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना होता है तब वर्ल्ड बैंक देता है। विश्व बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है, लंबे समय के लिए देता है लोन, ठीक है। IMF की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में इसका भी है। वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों तुर्की में, तुर्की एक कंट्री है, यहाँ पर पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर यानी इंपोर्टेशन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ये बैन है 45 डेज़ के लिए, 45 दिनों के लिए ही अभी लगाया गया है। तो अभी हो सकता है ये ट्रायल हो, ठीक है, आगे चल करके और लंबे समय के लिए लगाया जाए। तुर्की के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। वहाँ के व्यापार मंत्रालय के द्वारा एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक को अपशिष्ट सामग्री की सूची में डाल दिया गया है, ठीक है, रॉ मटेरियल की सूची में डाल दिया गया है और फिर इसे अवैध घोषित कर दिया गया है। 45 दिनों का प्रतिबंध भी लगाया गया है। तुर्की दोस्तों एक ऐसा देश है, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ, जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। इसी वजह से इसे यूरेशिया महाद्वीप का देश कहते हैं। ऐसे कुछ और भी देश हैं, रूस वगैरह भी। चलिए आपको वर्ल्ड मैप में दिखा ही देते हैं तुर्की है कहाँ पर। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे आप लोग, देखेंगे इराक, ईरान, सीरिया, यहाँ पर जो कंट्री है ये है तुर्की। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए एशिया का जो भाग है यहाँ तक होता है। इसके बाद इधर यूरोप का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो यानी ये आधा पार्ट या कहे थोड़ा सा हिस्सा इसका यूरोप में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में भी पड़ता है, तुर्की देश का। ऐसे ही और भी देश हैं, रसिया वगैरह भी है। देखिए रसिया भी अगर आप देखेंगे तो ये भी जो कंट्री है ये भी थोड़ा सा इसका पार्ट यूरोप में जाता है और एशिया में जाता है। आने वाले दिनों में आपकी मैप की भी क्लास आने वाली है तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल देखिए तुर्की यहाँ पर है। तुर्की की कैपिटल होती है अंकारा। क्या होती है? अंकारा होती है इसकी कैपिटल। अब तुर्की को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऊपर यहाँ पर है ब्लैक सागर, काला सागर, नीचे जो है ये है भूमध्य सागर, ठीक है। तो काला सागर और भूमध्य सागर इसके बीच में है तुर्की। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो लाल सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को सुएज नहर कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, सुएज नहर, ठीक है। चलिए अब यहाँ के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन हैं, बहुत ही खराब नेता कह लीजिए भारत की दृष्टि से। भारत का कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो है तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, EY के अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी हुई है EY का अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। इसमें भारत है तीसरे स्थान पर।
भारत पिछली बार था चौथे स्थान पर, इस बार एक स्थान सुधार आया है और भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर पहले भी अमेरिका था, दूसरे स्थान पर पहले भी चाइना था, तो वो दोनों इस बार भी हैं। तो फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर आ गया है भारत। ठीक है। अच्छा, अभी भारत ने अमेरिका में एक जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, क्लाइमेट चेंजेस पर एक समिट हुआ था, तो उसमें भारत ने ये कहा है कि ये 2030 तक 450 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता स्थापित करेगा भारत अपने देश में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा योगदान होगा। तो इसी वजह से भी कुछ चेंजेस आए हैं, सुधार आए हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, अक्षय ऊर्जा का मतलब रीन्यूएबल एनर्जी होता है। इसमें आप लोग सोलर प्लांट वगैरह ले लो, ठीक है, जिसमें कार्बन का एमिशन कम से कम हो या ना के बराबर हो। वो सभी एनर्जी के जो पूरी प्रोडक्शन के जो सोर्स हैं वो सभी रीन्यूएबल में आते हैं। अगला है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने सच कहूँ तो नामक अपनी आत्मकथा लिखी? तो अभी हाल ही में नीना गुप्ता एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इन्होंने दोस्तों सच कहूँ तो नामक अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने बताया है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच कैसे होता है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री में जो राजनीति चलती है, जो पॉलिटिक्स चलती है, वो कैसे होता है, इनकी कैसे बॉलीवुड में एंट्री रही, और को अगर एंट्री करना होता है तो क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इन्होंने इसमें दिया हुआ है। और ये आगे आने वाले समय में काफ़ी विवादित भी बुक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खुलासे इन्होंने किए हुए हैं इस बुक में। तो सच कहूँ तो नाम की इनकी आत्मकथा आप लोग याद रखेंगे। ये दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अभी 2019 में इनकी एक फिल्म आई थी द लास्ट कलर, उसके लिए इनको बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में, कहाँ पर, बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बहुत ज़्यादा चर्चे में आई थी, ये याद रखना है आपको। इसके बाद पंचायत वेब सीरीज़ आई थी। तो अभी जब OTT का फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, शो हुआ था, पहला इसका आयोजन हुआ था OTT प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी ये चुनी गई थी पंचायत फिल्म के लिए। OTT फिल्म फेयर अवार्ड पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं जब ये दिया गया था दोस्तों। इस बार क्योंकि पहला फिल्म फेयर अवार्ड था OTT प्लेटफॉर्म के लिए खास करके, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान का नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुना गया है मोईद यूसुफ को। किसे? मोईद यूसुफ को। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं मोईद यूसुफ, और इनको पाकिस्तान का नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चुना गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों एक बहुत बड़ा पद होता है। पूरे देश की सुरक्षा की जो भी जिम्मेदारी होती है, इसके कह सकते हैं कि इसी की एडवाइजरी पर चलती है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे भारत में जो हैं, भारत में अजीत डोभाल जी हैं, और अजीत डोभाल तो दोस्तों ये तो समझ लीजिए एक प्रकार से महामानव हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा योगदान दिए हैं देश को, और इनकी जगह तो शायद ही कोई फिलअप कर पाए इनके जाने के बाद। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये तो भारत के हुए। ऐसे ही पाकिस्तान में मोईद यूसुफ को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। 2019 से ही ये वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति योजना में प्रधानमंत्री के विशेष सहायक के रूप में, विशेष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पाकिस्तान आया है, मैप में देखिए ये रहा पाकिस्तान। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, यहाँ की राजभाषा है उर्दू, अंग्रेजी भी है, सबसे बड़ा नगर है कराची, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं। अगला है DRDO ने किस नाम से कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च की? तो दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने डिपकोवैन नाम से, किस नाम से? डिपकोवैन नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च की है। इस किट के थ्रू दोस्तों आप भी अगर चाहें अपना कोरोना का चेकअप करना, तो इस किट के थ्रू घर बैठे ही कोरोना की अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं डिपकोवैन के थ्रू। DRDO ने इसे डेवलप किया है और ये 97% की हाई सेंसिटिविटी के साथ ये रिस्पॉन्स करता है, रिजल्ट देता है। कोरोना वायरस का स्पाइक भी इसमें दिखाता है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है उसका भी पता लगाता है। ओके, तो इसको बनाने के लिए DRDO का साथ दिया है वेंगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली में स्थित है, और DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस लैब में ये डेवलप किया गया है। DRDO के बारे में बात करें तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। अच्छा, अभी DRDO ने कोविड मरीजों के लिए 2DG नाम की एक दवा भी बनाई हुई है।
ये कोविड मरीजों के लिए है, ठीक है, कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए ही है। और इसके साथ ही DRDO ने एक और कोविड के लिए टेस्टिंग के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किट भी डेवलप की हुई है, जिसके थ्रू RT-PCR रिपोर्ट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है ये भी पता लगाया जा सकता है। तो DRDO का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती? तो अभी हाल ही में बार्सिलोना की टीम ने, यहाँ की महिला टीम ने जीत ली है चैंपियंस लीग ट्रॉफी फुटबॉल की, और इसने चेल्सी की टीम को हराया है, चेल्सी की महिला टीम को हराया हुआ है। बार्सिलोना की ये विमेंस टीम दोस्तों, ये स्पेनिश टीम है, स्पेन की टीम है, और ये लीग जीतने वाली, ये चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम बन चुकी है, और इसने काफ़ी बड़े अंतर से हराया हुआ है। तो अब बार्सिलोना जो है एक ऐसा टीम बन गया है जिसकी महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ही लीग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। फिलहाल अगर अभी बात करें इस सीज़न में पुरुषों में कौन जीता है, तो इस सीज़न में 2020-21 का जो हुआ है इसमें पुरुषों में जीता है मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड ने। आपको बताया गया था ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही। तो पुरुषों में मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड ने जीता है, महिलाओं में बार्सिलोना की महिला टीम ने जीता हुआ है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। ये किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। चिपको आंदोलन क्या होता है अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले जानिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। ये उत्तराखंड के पीढ़ी गढ़वाल के रहने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये बहुत ही फेमस पर्यावरणविद थे। 1980 के दशक में दोस्तों हिमालय में जब बड़े बड़े बांध बन रहे थे तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन भी किया था। टिहरी बांध जब उत्तराखंड में बन रहा था तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। जब वहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही थी तो उसके लिए भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हुए थे, और इसके लिए इन्होंने चिपको आंदोलन किया था। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये इनका नहीं, इनकी वाइफ का प्लान था, ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका प्लान था। इन दोनों ने मिलकर के ये किया कि जब पेड़ों की कटाई होने लगती थी, जब भी आते थे काटने वाले, तो फिर ये लोग पेड़ से चिपक करके खड़े हो जाते थे, ठीक है। जब पेड़ से चिपक करके खड़े हो जाते थे, यानी कि समझ लीजिए गांधीवादी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गांधीवादी नीति से कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग बहुत ही साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे। ये था इनका, वो गांधीवादी विचारधारा के थे। तो ये लोग पेड़ से चिपक करके खड़े हो जाते थे। कई महिलाएं भी इनके इस आंदोलन में शामिल हुई, कई पुरुष भी आगे चल के शामिल हुए, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के तहत यही हुआ कि पेड़ों के कटान को रोकने के लिए ये शुरू किया गया था। आगे चल करके सरकार को इस पर कानून भी लाना पड़ा, जिसके तहत पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ, ठीक है, कानूनी रूप से भी। तो यही इनकी आंदोलन की सफलता थी। अच्छा, चिपको आंदोलन में इन्होंने नारा भी दिया था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। तो ये नारा इन्होंने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। पद्मश्री 1981 में मिला था, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म विभूषण से इनको 2009 में सम्मानित किया गया, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिल चुका है 1987 में। जमनालाल बजाज अवार्ड भी इनको मिल चुका है 1986 में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है सुंदरलाल बहुगुणा जी से। काफ़ी ये चर्चित व्यक्ति थे, काफ़ी महापुरुष कह लीजिए, कोई गलत नहीं होगा। पर्यावरण के प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया अपना। तो इनका अभी हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किए हो लाइक तो अभी लाइक कर दो, लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रखो, दिन में भी कोई ना कोई एक वीडियो आती है ज़रूर, तो इसलिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखा करो। इसके अलावा आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को भी चेक कर सकते हो। SSC GD का भी वीडियो कोर्स आया हुआ है, फुल डिटेल कोर्स है, इसको आप लोग देख सकते हो। MZT ऐप पर अवेलेबल है, जाकर के इसके बारे में जानकारी लो डिटेल में कि क्या क्या आपको मिल रहा है, क्या क्या वीडियो आई हुई हैं, क्या क्या आने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हिंदी का भी वीडियो कोर्स देख सकते हो। ये 2 वीडियो कोर्सेज अभी आए हुए हैं एप्लीकेशन पर। आपके अकॉर्डिंग कौन सा वीडियो कोर्स और लाना चाहिए आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पिनराई विजयन का संबंध निम्न में से किस पार्टी से है? अगला, डांस का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपको बताना है डांस का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है और ये जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है। पिनराई विजयन के बारे में बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जितना भी पता हो डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास करना। इसकी क्विज आप लोग जा करके एप्लीकेशन में सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, कल की क्विज मैं लाइव करना भूल गया था और
आज दोनों क्विज आप लोग सॉल्व कर लो, कल की अगर नहीं सॉल्व की हो तो कल की भी सॉल्व कर लेना और आज वाली भी सॉल्व कर लेना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।